हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ दादी माँ को पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक को अपने बड़े भाई का पत्र मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी माँ अब नहीं रही, यानी कि दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तब लेखक अपनी दादी माँ को याद करता है कि वह कितनी दयालु थी और सब लोग उन्हें कितना पसंद करते थे। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। यहाँ पर लेखक हमें ये बता रहा है कि उसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है, लेकिन आज भी ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही उसका मन उदास हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी कि मेरे दोस्त मेरी पीठ पीछे मुझे कमज़ोर कहते हैं और ज़रा सी मुश्किल आने पर घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। लेखक यहाँ पर कहता है कि अब मैं अपने दोस्तों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन न चाहते हुए भी ऐसे समय में उसके सामने दादी माँ की शीतल छाया नाच उठती है, यानी कि उसे अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। क्वार यानी कि बरसात के आखिरी दिन। यहाँ पर लेखक को ऐसा लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं और उसके गांव के चारों ओर पानी ही पानी है। उसके बाद लेखक कहता है, दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि बारिश से जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा अलग अलग प्रकार की बरसाती घासें इकट्ठा हो जाती है और सूरज की गर्मी से सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ती हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी कि गांव के लड़के तालाब के बदबूदार पानी में नहा रहे हैं। इसके बाद लेखक कहता है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, यानी कि अगर गर्मियों में आम और जामुन ना मिले तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यहाँ पर लेखक यही बता रहा है
कि अगर क्वार के दिनों में यानी कि बारिश के अंतिम दिनों में अगर झाग से भरे इन तालाबों में ना नहाए तो बहुत बुरा लगता है। इसके बाद लेखक कहता है, मैं भीतर हुड़क रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी कि लेखक भी झाग से भरे इस तालाब में 1-2 दिन नहाया और बीमार हो गया और उसे इस बात का बुरा लग रहा था। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि हल्की बीमारी मुझे अच्छी लगती है, जिसमें थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में हल्का सा दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू मिलता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी कि इस बार जो बुखार मुझे चढ़ा तो बहुत ज़्यादा हो गया और रात 12 बजे के बाद ही बुखार उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सधे टपके हुए जल की शीतलता। यहाँ पर लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि जब वह तालाब से नहाकर आई तो उनके सर से पानी टपक रहा था। उनके सर के सफ़ेद बालों से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, यानी कि दादी माँ ने आते ही लेखक के सर और पेट को छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। और वह किसी चबूतरे की मिट्टी लाई थी, वो मिट्टी उन्होंने मेरे मुंह में डाली और मेरे माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। यहाँ पर लेखक यही बता रहा है कि दादी माँ उसकी कितनी देखभाल कर रही थी, उसका कितना ध्यान रख रही थी। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी कि दादी माँ हर बात का, हर चीज का पूरा ध्यान रखती थी। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता।
तिताई यानी कड़वी। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। यानी कि दादी माँ कहती कि शादी वाला घर है, बहुत काम है, इसलिए मैं व्यस्त हूँ, बिजी हूँ। और फिर वो कहती, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेकिन अगर किसी काम के लिए वह वहाँ पर नहीं होती थी तो उनकी ना होने से, उनके वहाँ पर अनुपस्थित होने से, उनके वहाँ पर ना होने से उस काम में देरी हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में, यानी कि जो रास्ता होता है, बाहरी रास्ते में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। यानी कि लेखक ने देखा कि पास के कोने में रामी की चाची दुबकी हुई खड़ी है और दादी माँ उससे कह रही थी, सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। यानी कि दादी माँ ने रामी की चाची को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वह उनसे वो पैसे वापस मांग रही थी। और फिर दादी माँ ने उससे कहा, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तब रामी की चाची ने कहा, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी कि छुटकारा, यानी कि आप दया नहीं करेंगी तो उसकी शादी कैसे होगी। तब दादी माँ ने कहा, हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। तब लेखक ने अपनी दादी माँ से कहा, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तब दादी माँ ने मुझसे कहा, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को, यानी इस बात को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, यानी कि खुश होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, यानी कि मेरा कर्जा उतर गया। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। यानी कि दादी माँ ने रामी की चाची का कर्जा माफ कर दिया था। और फिर रामी की चाची ने लेखक को बताया, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, यानी कि मेरा सारा कर्जा माफ कर दिया। ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, यानी कि लेखक ने पूछा। तब रामी की चाची ने कहा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है।
विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण, यानी कि लेखक बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है। शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभयदान मिल जाता। यानी कि अगर कोई गलती हो जाने पर हम दादी माँ के पास चले जाते तो हमें क्षमा मिल जाती, माफ़ी मिल जाती। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र, यानी कि परिस्थितियों का बवंडर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। यानी कि दादी माँ को जीवन का बहुत अनुभव था। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी कि जब दादा जिंदा थे तो वो दादी माँ से कहते थे कि पहले तुम जाओगी और फिर मैं जाऊंगा, लेकिन वो पहले चले गए, उनकी मृत्यु पहले हो गई। दादा की मृत्यु के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी नहीं। यानी कि जब लेखक के दादाजी का देहांत हुआ था तो लेखक के पिता ने कर्जा लेकर उनके श्राद्ध के लिए बहुत सा खर्चा किया था और दादी माँ ने यह करने के लिए मना किया था। यानी कि दादी माँ के अनुसार कर्जा लेकर श्राद्ध में खर्चा करना गलत था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, यानी कि बहुत ठंड थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में, यानी कि उनकी प्रेम से भरी आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। फिर दादी माँ ने कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। मेरे दादी माँ ने कहा, क्या है, पूछ। मैंने कहा, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई।
पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी कि दादी माँ यह कह रही थी कि यह सोने का कंगन बेचकर अपने कर्जे उतार दो। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। यानी कि अब मैं दादी माँ की यादों से बाहर आ गया। मैंने देखा दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।